मैं दिनेश कुमार शर्मा, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम इस वीडियो में स्नातक प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि भौतिक भूगोल की परिभाषाएं, प्रकृति एवं इसका विषय क्षेत्र एवं इसके पश्चात पृथ्वी के सौरमंडल में उसके ग्रहीय संबंध, उसकी विभिन्न प्रकार की गतियाँ, स्थितियाँ और उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के घटनाक्रमों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। इस वीडियो में हम लोग इसी की आगे की कड़ी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में आने वाले पृथ्वी के बलों में से एक भूकंप का अध्ययन करेंगे। सामान्य तौर पे भूकंप क्या है, उसके अर्थ एवं परिभाषा पे हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा जा सकता है कि पृथ्वी का जो कंपन है उसे भूकंप कहा जाता है और पृथ्वी के किसी भाग यकायक कंपायमान हो जाने की परिघटना को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक अल्पकालिक परिघटना है जो केवल कुछ सेकंड हो या उससे कुछ मिनट में ही पूर्ण हो जाती है। सामान्यतः पे भूकंप ने वर्तमान समय में एक अलग ही विषय का रूप धारण कर लिया है, जिसका अध्ययन हम लोग सिस्मोलॉजी के अंतर्गत, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। परंतु पृथ्वी के धरातल से संबंधित होने के कारण भूकंप का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत होना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भूकंप का घटनाक्रम के रूप में ही नहीं अपितु इसके पड़ने वाले बृहद स्तरीय प्रभावों के का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। सामान्य तौर पे भूकंप की जो घटनाएं हैं वो पृथ्वी के आंतरिक बलों से संबंधित हैं और पृथ्वी पर घटित होने वाले बलों को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से एक अंतर्जात जल और बहिर्जात बल। बहिर्जात बलों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इनमें से जो अंतर्जात बल की जो घटनाक्रम है उसके कई सारे विभाग हैं, इनमें महादेशजनक, पटल विरूपणकारी और आंतरिक बलों में भूकंप को और ज्वालामुखी को स्थान दिया जाता है। तो अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर क्रियाशील होते हैं उनमें भूकंप आता है। सामान्यतः भूकंप किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस तरीके से भूकंप की घटना होती है और इतना बड़ा विनाशकारी प्रभाव किस तरीके से आता है। पृथ्वी के अंदर जब हम भूकंप की उत्पत्ति के कारणों को देखते हैं तो अलग अलग कई सारे कारण सामने आते हैं, परंतु वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आधुनिक और प्रभावशाली जो कारण हैं उसमें हम प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन करते हैं, मानते हैं। सामान्य तौर पे भूकंप की घटना के अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ इसके महत्वपूर्ण शब्दावलियों का पर चर्चा करेंगे जो उनको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कुछ शब्द हैं, जिनमें पहला फोकस, इसे हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप मूल से तात्पर्य होता है कि पृथ्वी के अंदर जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहा जाता है और इसका स्थान भूगर्भ के अंदर उस भाग पर होता है जहाँ पर यह आघात चट्टानों की टकराहट के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। इसके पश्चात दूसरा शब्द हम एपिसेंटर में बात करते हैं, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से तात्पर्य होता है कि भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात धरातल पर जिस जगह सबसे पहले भूकंप की तरंगों को पहुंचती हैं या उनका जहां सीमांकन होता है, अध्ययन होता है, वो एपिसेंटर कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। और तकनीकी रूप से भूकंप का अधिकेंद्र उसके मूल के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि भूकंप का फोकस अंदर है और यहाँ से ठीक 90 डिग्री ऊपर इसका एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ पर एक अगला वर्ड जो है वो फॉल्ट है, जिसे हम भ्रंश कहते हैं। और सामान्य तौर पे भूकंपों की अधिकांश घटनाएं
इसी फॉल्ट्स के किनारे या भ्रंशों के किनारे घटित होती हैं, क्योंकि ये भाग पृथ्वी के वो भाग होते हैं जो टेक्टोनिक होते हैं, सक्रिय होते हैं, और इन्हीं के सहारे प्लेटों का संचरण होता है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है, और भूकंप को जानने समझने के लिए इन तीनों शब्दों को जानना और समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ठीक वैसे ही कि भूकंप का जो सेंटर है, एपिसेंटर है, और उसकी जो फॉल्ट लाइन है, उन्हीं के सहारे भूकंप की उत्पत्ति होती है, और भूकंप मूल से तरंगों का निश्चरण होता है, और ये पृथ्वी के चारों ओर यहाँ से संचरित होती हैं। तो सामान्य तौर पे ये भूकंप का मूल केंद्र और उसका अधिकेंद्र, ये दोनों ही केंद्र वो भाग हैं जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति और इस तरीके से होता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सिस्मिक वेव्स रिडायरेक्ट हो रही हैं और पृथ्वी के अंदर संचित कर रही हैं, और ये एक वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ती हैं, और इनकी गति और दिशाओं में परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं कि भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का निश्चरण तरंगों के रूप में होता है, और ये तरंगें ही भूकंप के प्रभावशाली रूप को इंगित करती हैं। सामान्य तौर पे भूकंप से निकलने वाली जो तरंगें हैं, इन तरंगों को का यहाँ क्रम आपको दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें पी वेव, जिनको हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं, और ये भूकंप के सबसे प्रारंभिक आघात से उत्पन्न होती हैं। ये बहुत ही तीव्रतर तरंगे होती हैं और इन्हें ध्वनि तरंगों के समान माना जाता है, और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही कम होता है, और ये बहुत तीव्र गति से चलने वाली तरंगें। इन तरंगों की हम लोग विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये तरंगें सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में होकर के गुजर सकती हैं, और पृथ्वी के अंदर, परंतु ये जो तरंगें पृथ्वी के अंदर ठोस में बिल्कुल सीधी दिशा से चलती हैं, और द्रव्य आने पर इन तरंगें अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। सामान्य तौर पे जब हम लोग सिस्मोग्राफ पर इन तरंगों का अंकन कभी कभार नहीं हो पाता है, और इन तरंगों का प्रभाव सामान्यतः आप लोग देखिए कि एक्सपेंशन एंड कंप्रेंशन अर्थात फैलाव और सिकुड़ाव की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है, और ये तरंगे सिर्फ चट्टानों में सिकुड़न और फैलाव लाती हैं, अर्थात काफ़ी तीव्र गति से चलती हुई आगे चलती है। इसके बाद एस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें सेकेंडरी वेव या गौण तरंगे कहते हैं, जो प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये थोड़ी धीमी गति से चलने वाली तरंगें होती हैं, और सामान्यतः ये तरंगें सिर्फ ठोस पदार्थ में ही गमन कर पाती हैं, द्रव पदार्थ की अवस्थाओं में ये नहीं गुजर पाती हैं। इसके पश्चात रैलेंथ तरंगें हैं, जो इन तरंगों से थोड़ा बड़ा इनका तरंग दैर्ध्य होता है, और ये तरंगें इन दोनों ही एस तरंगों से टकराहट से और पी तरंगों की पृथ्वी के अंदर टकराहट के बाद उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, और इन तरंगों के पश्चात जो एल वेव आती है, इसे हम लोंगिट्यूडिनल धरातलीय तरंगें कहते हैं। ये सबसे बाद में उत्पन्न होती हैं, और एक तरीके से ये बाकी दोनों तरंगों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, और ये तरंगें पृथ्वी के बाहर परिधीय धरातल पर ही चक्कर काटती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण ये तरंगें पृथ्वी के ऊपर बहुत ही अधिक मात्रा में उथल पुथल करने में सक्षम होती हैं, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये बहुत ही अधिक विनाशकारी तरंगें हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भूकंप के अंदर जो सबसे अधिक विनाश जिन तरंगों के द्वारा होता है, उन तरंगों को एल वेव्स या धरातलीय तरंगें कहा जाता है, और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तरंगें काफ़ी विनाश करने में सक्षम होती है। यहाँ पर ठीक उसी तरीके का आपको दिखाया गया एक डायग्राम के माध्यम से जो आप देख रहे हैं कि इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य का इस पर आलेखन किया गया है सिस्मोग्राफ के ऊपर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नीचे पी वेव्स हैं, उस पी वेव्स के पास, यहाँ पर पी वेव्स के पास बहुत ही कम, काफ़ी तेज़ गति से फास्ट चल रही हैं। इनका लॉन्गिट्यूडनल जो तरंग जो तरंगी दैर्ध्य है वो कम है,
उसके ऊपर एस वेव्स का तरंग धीरे धीरे देखिए, इसके ऊपर हम तरंग धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात इन तरंगों की गति कम होती जा रही है। और जैसे जैसे तरंगों का तरंग धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे वैसे उनके विनाशकारी प्रभाव भी सामने ज़्यादा आते हैं। पृथ्वी की उत्पन्न भूकंप से उत्पन्न होने वाली इन तीनों तरंगों को जब सीस्मोग्राफ पर आलेखन किया जाता है, पृथ्वी के अंदर इनके संचरण को देखा जाता है, तो उससे कहीं ज़्यादा सारी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पर एक आपको डायग्राम जो दिखाया जा रहा है, इसमें पी और एस वेव्स की आलेखन को दिखाया गया है, जो पृथ्वी के ऊपर जो एपिसेंटर हैं, इस एपिसेंटर से तरंगों के संचरण को दिखाया गया है। और हम देख रहे हैं कि 103 डिग्री तक एस वेव्स और पी वेव्स दोनों ही हैं, परंतु 103 से 142 डिग्री के बीच में पी वेव्स भी नहीं हैं, और 103 से दूसरी तरफ 103 डिग्री के बीच में एस वेव्स नहीं हैं, अर्थात 103 से 142 के बीच में पी नहीं पहुंच पा रही हैं, और 103 से अगले 103 जो है उसके बीच में एस नहीं पहुंच पा रही है। इससे हम लोग ये सामान्य तौर पे ये देख पा रहे हैं कि ये तरंगें एस तरंगें सिर्फ इसी भाग पर पहुंचती हैं, ये इनका शैडो जोन है, अर्थात इन तरंगें यहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं। बाकी इस भाग पर 103 से 142 के बीच में पी तरंगों के नहीं पहुंच पाने का कारण हम जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि पृथ्वी के अंदर अवस्था परिवर्तन हुआ है इस भाग से, इस वजह से पी तरंगे अपनी मूल दिशा से विचलित डाइवर्ट हो गई है। और यदि तरंगे पृथ्वी का पूरा भाग एक जैसा बना होता तो सीधी यहाँ पर पहुँच पाती। सामान्य तौर पर इन भूकंपीय तरंगों के सभी भूकंपीय सिस्मोग्राफिक अध्ययनों में ये चीज़ सामने आती है, और ये जोन शैडो जोन के रूप में सामने रहते हैं, जहाँ पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं। इन तरंगों के माध्यम से ही हमें भूगर्भ के बारे में काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त हो पाई है। हम भूकंपों की बात करें तो भूकंपों की स्थिति विश्व स्तर पर हम लोग देखते हैं, भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों को देखते हैं, तो भूकंपों की उत्पत्ति के कारण हमने देखा है कि फोल्ड्स या भ्रंशों के सहारे इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। और भूकंपों को अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से इसे समझा जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो पृथ्वी के प्लेट किनारे हैं, उन प्लेट किनारों के सहारे भूकंपीय घटनाओं को देखा जा सकता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो विश्व में प्लेटों का विभाजन यहाँ पर किया गया है, और जो आप यहाँ पर बिल्कुल रेड जोन जहाँ पर देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी चौड़ी पूरी की पूरी पट्टी है जो रेड जोन के रूप में है। ये भूकंपों का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका से लेकर के भूमध्य सागर के मध्य, और इसके साथ आल्प्स पर्वत से लगता हुआ हिंदुकुश पर्वत और हिमालय से लेकर के पट्टी नीचे आ रही है जो पूरा गुलाबी जोन है, ये भी भूकंपों का अत्यधिक क्षेत्र है। इसके साथ साथ हम एशिया के पूर्वी किनारे पर लगभग इसी तरीके की पेटी है जो रेड जोन का क्षेत्र है। ये अभिसारी प्लेट किनारे हैं जहाँ पर भूकंपों की अत्यधिक गतिविधियाँ सक्रिय दिखाई पड़ती है, अर्थात यहाँ पर दो प्लेटें आकर के आपस में टकराती हैं, और इस टकराहट यहाँ पर इन प्लेटों के सहारे कहीं भ्रंशेज हैं, और इन भ्रंशों के सहारे इस तरीके की भूकंपीय गतिविधियाँ संपन्न होती है। सामान्य तौर पर प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे देखे गए हैं, जिनमें एक अभिसारी किनारा है जहाँ दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चलती है और टकराहट होती है। दूसरा जो है वो अपसारी किनारा है जहाँ पर दो प्लेटें अपनी दिशा से अलग अलग ओर जाती हैं, और उन किनारों को रचनात्मक कहा जाता है और अभिसारों को विनाशात्मक कहा जाता है। तीसरे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, रूपांतर होते हैं, जहाँ पर प्लेटें समानांतर गति करती हैं, अतः वहाँ पर जब कभी उन प्लेटों के बीच में टकराहट होती है तो वहाँ पर भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं के सारे कई सारी छोटी प्लेटें हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मर्स बन भूकंप आते हैं। तो विश्व के सबसे अधिक प्रभावित जो भूकंप क्षेत्र हैं वो इन्हीं में हैं, और जो हम लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक भूकंपों का देश जिसे कहा जाता है वो जापान, इसी एशिया के पूर्वी भाग में और प्रशांत महासागर के
पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस तरीके से ये वो भाग हैं जहाँ पर अमूमन अधिकतर भूकंप आते रहते हैं, जहाँ पर अत्यधिक भूकंप की गतिविधियाँ और घटनाएं होती रहती हैं। और भूकंप के इन प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक हैं और यहाँ पर ये भूकंप कभी कभार बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी आते हैं। पृथ्वी के अंदर इन बड़ी बड़ी प्लेटों के सहारे लगने वाले छोटे ट्रांसफॉर्मर्सों के सहारे भी कई सारी भूकंप की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती है। इस जोन में आप लोग देख रहे हैं कि सामान्य तौर पे जो विश्व के भूकंपों का जो अत्यधिक क्षेत्र है वो रेड लाइन कन्वर्जेंट जोन है, जिसे हम लोग अभिसारी किनारा कहते हैं। और लगभग 0 से 30% डेप्थ के भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्सों के सहारे 60 से 120 किलोमीटर की गहराई तक के भूकंप उत्पन्न होते हैं। और सब्सिडेशन जोन जो है, अर्थात जहाँ पर प्लेटों का धंसाव होता है, वहाँ पर 120 से 150 और 150 से 300 किलोमीटर तक के भी भूकंपीय गहराई के भूकंप उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्लेटों के किनारों की स्थिति के आधार पर भूकंपों की गहराई भी होती है। सामान्य तौर पे भूकंप इतनी ही अधिक गहराई से आते हैं, इससे ज़्यादा अधिक गहराई पर भूकंप नहीं आते हैं, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत ही बेहतर तरीके से बता पाता है। भूकंप की विश्व वितरण को हम लोगों ने देखा है। इसी के साथ साथ जो भूकंप का सबसे अधिक और प्रभाव जो होता है वो उसका विनाशकारी प्रभाव है। और भूकंप से हमें कोई विशेष फायदा नहीं है, परंतु विनाश बहुत ज़्यादा है। कुछ पल में ही आने वाले भूकंप सब कुछ तबाह कर देते हैं। सामान्यतः भूकंप के अध्ययन के लिए और उसकी प्रभाविता को जानने के लिए, उसकी तीव्रता को जानने के लिए चार्ल्स रिक्टर ने अपने स्केल बनाया, जिसे हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। और ये रिक्टर स्केल भूकंपों की तीव्रता का अध्ययन करता है। आपके सामने यहाँ पर रिक्टर स्केल के मेजरमेंट्स को दिखाया गया है और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इसकी हर स्टेज है वो उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अर्थात हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो शक्ति है वो 10.1 है और नॉट फेल्ट। और इस तरीके के जो भूकंप होते हैं जिसे हम रिक्टर स्केल पर हम लोग 1 कहते हैं, वो रिक्टर स्केल का एक पैमाना फेल्ट नहीं होता है, अर्थात इतना माइनर होता है, इतना हल्का होता है कि उसे महसूस ही नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके के भूकंप प्रतिपल कहीं ना कहीं चलते रहते हैं विश्व में। पृथ्वी के अंदर इस तरीके की उथल पुथल होती रहती है। इसके पश्चात यदि हम लोग रिक्टर स्केल पर देखें तो 3 से 4 के बीच की रिक्टर स्केल के बीच के आने वाले भूकंप जो होते हैं वो माइनर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, जिनके बहुत ही हल्के से झटके से महसूस होते हैं। और रिक्टर स्केल 4.5 से लेकर के और लगभग 5.5 के बीच का जो है वो स्मॉल स्केल के भूकंप आते हैं। इस तरीके के भूकंप काफ़ी आते हैं जिनमें बहुत हल्के फुल्के झटके लगते हैं, जैसे कि चीज़ों का हिलना डुलना, इतना ही महसूस हो पाता है। रिक्टर स्केल 5.5 से 6, 6.5 तक के जो भूकंप है मॉडरेट हैं, थोड़े से हल्के होते हैं, जिनमें हलचल होती हैं और इस हलचल को महसूस किया जाता है। और ख़ासतौर पर कुछ चीज़ों की गिरने इनसे और ये चीज़ें दिखती हैं, जिससे हम दरारें वगैरह भी आ जाती हैं। 6.5 से 7 के बीच के जो भूकंप रिक्टर स्केल पे आते हैं वो स्ट्रॉन्ग है होते हैं, अर्थात उनके प्रभाव धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। खासतौर पर बिल्डिंगों में दरारें आना, नीचे कुछ गिर जाना, सड़कों में दरारें आ जाना, टेलीफोन लाइन्स कम हो जाना, और इनकी तीव्रता स्ट्रॉन्ग कहलाती है। इसके पश्चात 7 से 8 के बीच के जो भूकंप हैं वो मेजर है, अर्थात ये बड़े विनाशकारी भूकंप हो जाते हैं। और इनमें लगातार बिल्डिंगों का नीचे धराशायी होकर के गिर जाना, सड़कों में दरारें आकर टूट जाना, पृथ्वी पर बिजली के रेलवे लाइन के खंभों का नीचे उखड़ जाना, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा 8 से 9 के बीच में ग्रेटर भूकंप होते हैं, बहुत ही विनाशकारी या विप्लवकारी भूकंप होते हैं। सामान्य तौर पर विश्व में हम लोग ऐसे उदाहरण देख पा रहे हैं कि जब कभी इस तरीके के भूकंप उत्पन्न हुए हैं उन्होंने काफ़ी तबाही और विश्व स्तर पर मचाई है। और इन भूकंपों की बड़े विनाशकारी प्रभाव देखने को मिले हैं। और इसी तरह से भारत में आने वाले भूकंपों में 2001 में आया हुआ कच्छ का भूकंप भी इसी तरीके का काफ़ी मेजर भूकंप था, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। ठीक इसी तरीके से काठमांडू में आया हुआ भूकंप इस तरह का भूकंप, हिमालयी क्षेत्र में इस तरीके के बड़े भूकंप
सामान्य तौर पे आते रहते हैं। रिक्टर स्केल के साथ साथ मर्केली ने इसकी आघात की तीव्रता को समझने के लिए और उसके साथ होने वाले प्रभावों को जानने के लिए एक मॉडिफाइड मर्केली स्केल दिया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की स्केल पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि भूकंप 1 से 1.5 के बीच में है तो डिटेक्टेड ओनली बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे कि बहुत ही संवेदनशील उपकरणों के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है। 2 से लेकर के 2.5 तक का जो है, 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच फेल्ड बाय फ्यू पर्सन्स एट रेस्ट स्पेशली ऑन अपर फ्लोर्स डेडिकेटली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट में स्विंग। इस तरीके के भूकंप में हमें कुछ चीज़ें बहुत ही हल्के से झूलती सी नज़र आ सकती हैं, बाकी इसका ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2.5 के बीच के जो भूकंप हैं उनमें फेल्ट नोटेबली इंडोर्स बट नॉट ऑलवेज recognize earthquake standing out of slightly vibration like passing truck। और इसमें हमें बहुत ही हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है, जैसा कि कोई ट्रक हमारे पास से गुजर रहा होता है उस तरीके से। और 3.5 से जो 4 के जो स्केल के भूकंप है वो फेल्ट बाय मोस्ट पीपल सम ब्रेकेज डिस्टर्बेंस टाल ऑब्जेक्ट्स। बड़े जो लक्ष्य हैं, बड़े जो इलेक्ट्रिक कॉल्स है, इस ऑब्जेक्ट्स पर कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, कुछ क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से मर्केली ने इनके आघात की तीव्रताओं को देखा है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बड़े जो भूकंप सामने आते हैं जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है वो 5.5 से 6 के होते हैं। पैनल वॉल्स थ्रोन आउट ऑफ द स्ट्रीम्स, फॉल ऑफ द वॉल्स, मोनोमरस डिस्टर्ब्स। इस तरीके से बड़े खतरनाक तरीके के भूकंप आगे बढ़ते चले जाते हैं। डैमेजेस 8 की रिक्टर स्केल पे जो भूकंप हैं उनमें डैमेजेस टोटल पूरी तरह विनाश हो जाता है। वेव्स सीन ऑन ग्राउंड, और तरंगे जो होती हैं वो धरातल पर दिखाई पड़ने लगती है। सरफेस लाइंस स्लाइटली लेवल्स, डिस्कार्ड ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप इन एयर, अर्थात चीज़ों को हवाओं में तक भी उछाल दिया जाता है। इस तरीके से भूकंप की प्रभावशीलता बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी तीव्रतर भूकंप होते हैं। आज हम लोगों ने इस तरीके से भूकंप के बारे में जाना, समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।